सो हे गाइस, वेलकम टू वन अनदर वीडियो ऑफ इट्स कंसेप्चुअल। तो पिछले क्लास में हमने देखा था टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, और इस वीडियो में हम देखेंगे हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी। अब वीडियोस अगर क्लियरली नहीं आ रहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, तो वो लिंक पे आप जाके पूरी टेलीग्राम पे चैनल है उससे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो लेट्स बिगिन. So, lot of disorders caused by this type of hypersensitivity, that is type 2, involve antibody mediated destruction of healthy cells. Okay, then these disorders tend to be tissue specific. वो टिश्यू स्पेसिफिक होता है, ठीक है। और हम हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 में भी देखेंगे कि टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी इज़ सिस्टम स्पेसिफिक, नॉट टिश्यू स्पेसिफिक। ओके, एंड द एंटीबॉडी आर जनरली स्पेसिफिक टू वन टाइप ऑफ टिश्यू और ऑर्गन। टिश्यू स्पेसिफिक मतलब का मतलब वो होता है। ओके, अब बेसिकली इधर पे एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं हम सेंट्रल टॉलरेंस। तो सेंट्रल टॉलरेंस इज़ बेसिकली मीनिंग द थिंग कि जो सेल्फ रिएक्टिव सेल्स, मतलब हम इधर पे समझते हैं सेल्फ रिएक्टिव सेल्स होते क्या है, जो सेल्स अपने ही सेल्स को अटैक करता है या फिर रिएक्टिव बन जाते हैं अपने ग्रुप ऑफ सेल्स के बीच, तो उनको बोलेंगे सेल्फ रिएक्टिव सेल्स। तो उस पर बॉडी रिएक्ट करेगी और डिफ्रेंशिएट करेगी और उस सेल को। और जो सेल्स नॉन सेल्फ रिएक्टिव है और जो नहीं करेंगे कुछ, तो वो बॉडी उस पर एक्ट नहीं करेगी, इट विल जस्ट एक्ट एज अ नॉर्मल सेल। ठीक है, तो इम्यून सेल्स दैट आर सेल्फ रिएक्टिव गेट डिस्ट्रॉयड और इनएक्टिवेटेड, वेर एज द इम्यून सेल्स दैट आर नॉट आरंट अलाउड टू सर्वाइव। जैसे कि मैंने बोला, जो सेल्फ रिएक्टिव सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या इनएक्टिवेट कर दिए जाते हैं। ठीक है, दिस हैपन्स इन द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ये प्रोसेस प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में होती है, जैसे कि टी सेल्स के केस में होती है थाइमस में, एंड bone marrow for B cells. Sorry. This process is not perfect because some cells escape and then attack the healthy tissue. Tolerance is not at all times efficient. So कभी कभार क्या होता है कि कुछ सेल्स एस्केप कर जाते हैं, जो सेल्फ रिएक्टिव सेल्स होते हैं, एंड दिस रिजल्ट इन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। की मतलब वही जो सेल्स खुद के ग्रुप ऑफ सेल्स को ही पहचान नहीं पाके उन पे अटैक कर देता है, उन्होंने सेल्फ रिएक्टिव सेल्स, और अगर वो बॉडी में लीक हो गए दैट विल कॉज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, तो बेसिकली अब हम आ जाते हैं कि हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में क्या होता है टाइप 2 में, कि एस्केप्ड सेल्फ रिएक्टिव बी सेल्स बिकम एक्टिवेटेड एंड प्रोड्यूस आईजीएम एंटीबॉडीज with the help of CD4 plus T helper cells, IgG antibodies that attach antigens on host cells। मतलब escaped जो B cells होता है वो IgM प्रोड्यूस करते हैं CD4 helper cells के थ्रू, एंड IgG antibodies that attach antigens on host cells, एंड IgG antibodies वो अटैच कर जाती है host cells पे। ओके, तो टू टाइप्स ऑफ एंटीजेंस आर इन्वॉल्व इन टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी। जो होस्ट एक तो खुद बनाती है, जो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, और जो एक्सट्रिंसिक होता है वो बाहर से आती है और होस्ट सेल पर अटैच्ड होती है। जैसे एग्जांपल पेनिसिलिन। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्सट्रिंसिक का, कि पेनिसिलिन ड्रग आई और आरबीसी पे बाइंड कर दिया, ठीक है, तो इट बिकम्स एन एक्सट्रिंसिक एंटीजन बिकॉज बाहर से आके बाइंड हुआ है होस्ट पे। ओके, एंड an IgG or IgM antibody that is penicillin specific might bind to the penicillin molecule। अब वो एज एंटीजन आया तो एंटीबॉडी जाके उस पर बाइंड कर दिया, सो हेंस क्रिएटिंग अ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ओके, सो अब एंटीजन एंटीबॉडी कैन ऑल्सो बी इन नॉर्मल इन्फेक्शन। ओके, बट इट्स व्हेन एंटीबॉडी इज कॉम्प्लेक्स थ्रू द होल टिश्यू, दिस थिंग्स कैन स्टार्ट टू बिगिन अ प्रॉब्लम। मतलब वो नॉर्मल इन्फेक्शन में भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता ही है, बट एंटीबॉडी जब कॉम्प्लेक्स हो जाती है होस्ट टिश्यू से तब प्रॉब्लम आने लगती है। तो बेसिकली टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी हम 4 मैकेनिज्म पढ़ेंगे। उसमें से पहला मैकेनिज्म है एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो उसमें क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, पहले समझते क्या है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज़ अ फैमिली ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स दैट वर्क इन एन एंजाइमेटिक कैस्केड to fight off the bacterial infection using variety of mechanism। ठीक है, in this case IgG and IgM antibody activate complement proteins। ठीक है, it will ultimately kill RBC bound to penicillin which is now complexed with
IgG और IgM एंटीबॉडीज़। ओके, तो एक बार कॉम्प्लेक्स बन गया और एंटीबॉडीज़ बाइंड हो गए उनके साथ, तो दे विल डिस्ट्रॉय या किल द RBC। ठीक है, प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, कि C1 एंगेज हो गया, मतलब बेसिकली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रोटीन C1 to C9 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं, उससे मिलकर बना होता है। तो C1 क्या करता है पहले कि FC पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी को बाइंड कर देता है एंड एंगेजेस C2 to C9 एंड सम ऑफ देम आर एक्टिवेटेड बाय क्लीव्ड और चॉप्ड बाय एग्जाम। मतलब वो जब तक क्लीव नहीं होंगे या फिर वो चॉप नहीं होंगे तो एक्टिवेट नहीं होंगे। ओके, तो एक बार हो जाए, क्लीव फ्रेगमेंट्स ऑफ C3A C4 एंड C5 एक्ट एज कीमोटैक्टिक फैक्टर्स। कीमोटैक्टिक फैक्टर्स का मतलब वो होता है कि वो केमिकल सिक्रिएट करता है दैट अट्रैक्ट द अदर मॉलिक्यूल्स टू बाउंड टू देम। तो जैसे कि वो केमोटैक्टिक फैक्टर सिक्रिएट करेंगे एंड दे अट्रैक्ट द न्यूट्रोफिल्स। ओके, और न्यूट्रोफिल्स एक बार ज्वाइन हुए तो वो रिलीज़ करेंगे या डीग्रेनुलेट करेंगे और डंप अ बंच ऑफ एंजाइम्स लाइक पेरोक्सीडेज, माइलोपेरोक्सीडेज, प्रोटीनेज 3 एंड वो सब भी जो एंजाइम्स होंगे वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ या फिर फ्री रेडिकल दैट आर हाईली साइटोटॉक्सिक सेल्स दैट कॉज द टिश्यू डैमेज। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू द ड्रग रिएक्शन लाइक पेनिसिलिन, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर, टाइप 2 hypersensitivity reaction can result in hemolytic anemia as well as thrombocytopenia या न्यूट्रोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है थ्रोम्बोसाइट्स का डिक्रीज हो जाना, न्यूट्रोपेनिया का मतलब वही होता है कि डिक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल्स। और हीमोलाइटिक अनीमिया पता ही है कि ब्लड अनीमिया मतलब क्या होता है, ब्लड लॉस। ओके, हीमोलिसिस हो जाएगा, सिंपल सी बात है, बिकॉज RBC किल हो रहा है, साइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिविटी, दैट्स द नेम ऑफ अदर नेम ऑफ टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी। अब हमने एक्सट्रिंसिक फैक्टर में पेनिसिलिन देखा, तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स में क्या होगा, तो वो उसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है गुड पास्चर सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है कि वेर एंटीबॉडीज बाइंड टू इंट्रिंसिक एंटीजन और कोलेजन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन इन द ग्लोमेरुलाई इन द किडनी और द एल्वियोलाई इन द लंग्स। मतलब बेसिकली जो कोलेजन होता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द ग्लोमेरुलाई जो किडनी में होता है, जो उनके बेसिक फंक्शंस होते हैं उसके जाके अटैच हो जाते हैं एंड दे कॉज द टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। ओके, अब पहली मैकेनिज्म तो हो गई इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। अब सेकंड मैकेनिज्म क्या है, रिक्वायर्स टू फॉलो द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम थ्रू द एंड तक फॉलो करेगा। एंड इसमें भी सेम कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स ही होंगे, बट C5b and C6 to C8 and a bunch of C9 come together to form a membrane attack complex, MAC जिसको भी बोलते हैं। ठीक है, एंड वो कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इट अटैक्स द सेल बाय इंसर्टिंग itself into the cell membrane, punching a hole और creating a channel। मतलब बेसिकली क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और फिर सेल मेम्ब्रेन के बीच में जाके अटक जाता है, और वो सेल मेम्ब्रेन अटक जाने का मतलब है इट विल क्रिएट अ चैनल और पोर लाइक स्ट्रक्चर। तो उसकी वजह से है ना फ्लूइड और मॉलिक्यूल्स और आयंस ईजिली एक्सचेंज हो जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंस आएगा, इधर लिखा ही है, ड्यू टू द ऑस्मोटिक डिफरेंस फ्लूइड रशेज इनटू द सेल एंड द सेल स्वेल्स एंड इवेंचुअली बर्स्ट एंड द सेल लाइसिस एंड इट डाइज। मतलब वही कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं रहा तो फिर क्या होगा कि सेल लाइसिस हो जाएगा और सेल मर जाएगा। तो ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया कैन बी डिटेक्टेड बाय डायरेक्ट स्कूम टेस्ट। अब डायरेक्ट कूम टेस्ट और इनडायरेक्ट कूम टेस्ट ये दोनों है ना अलग से सवाल पूछे जाते हैं, तो डिटेल में हम उसको बाद में ले लेंगे। अभी एक थोड़ा शॉर्ट वर्जन सा देख लेते हैं कि बेसिकली होता क्या है वो। In these persons, the RBC are separated from plasma and mixed with Coombs reagent, which is known as human globulin, an antibody against the antibodies। मतलब इधर पे बता रहा है कि Coombs reagent बेसिकली होता क्या है, तो दैट्स ह्यूमन ग्लोब्यूलिन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि RBC एग्लूटिनेट और क्लम्प अप अगर हो जाए, अब हम अगर Coombs reagent के साथ बाइंड करें तो दे प्रोबेबली हैड एंटीबॉडीज़ ऑन देयर सरफेस, तभी तो एंटीबॉडीज़ होगी तो ही वो एंटीजन के साथ जाके बाइंड करेगी, दैट इज़ द human globulin, and that will form a complex and that may be seen by our eyes। okay, and indirect Coombs test is done for the blood group incompatibility। तो डायरेक्ट Coombs टेस्ट हमने क्या बोला कि हीमोलाइटिक अनीमिया के लिए होता होगा, एंड इनडायरेक्ट अब किसके लिए हो रहा है,
उसके लिए हो रहा है ब्लड ग्रुप इनकम्पेटिबिलिटी चेक करने के लिए। अब उसमें क्या होगा कि पेशेंट सीरम इज़ मिक्सड विद द लेबोरेटरी आरबीसी that have known antigens on the surface. Okay, then once again it is mixed with Coombs reagent. तो मतलब पहले तो पेशेंट के सीरम को लिया एंड फिर लेबोरेटरी में जो प्रिपेयर्ड आरबीसी उनके साथ मिक्स किया, तो दे विल फॉर्म एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। वो पहले से ही बन गया और उसके आरबीसी ने पहले ही उसके लिए एंटीबॉडीज़ बना ली, ठीक है। तो अब फिर से क्या होगा कि मिक्सड विद द Coombs reagent एंड व्हेन दिस आरबीसी एग्लूटिनेशन दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी और कॉम्प्लीमेंट इन द सीरम। अब जब सीरम डाला और एंटीबॉडीज़ पहले से ही बन चुकी थी और बाद में हमने फिर से Coombs reagent डाला, तो उसके ऊपर फिर से और एंटीजन की तरफ बाइंड कर जाएगा, तो इट विल ऑल्सो फॉर्म अ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एंड थस एग्लूटिनेशन अकर्स। ओके, एंड जब एग्लूटिनेशन अकर हो जाएगा तो then हमको पता चल जाएगा कि एंटीबॉडीज़ कॉम्प्लीमेंट एंटीबॉडीज़ और कॉम्प्लीमेंट सीरम में थे या नहीं। ओके, द indirect Coombs test is done to determine if you have the antibodies before you are exposed to the antigen, ठीक है। एग्जाम्पल, mismatch blood transfusion, second pregnancy with mismatch RH factor between mother and child। ओके, अब थर्ड मैकेनिज्म पे आ जाता है। तो सेकंड मैकेनिज्म में हमने देखा कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स होता है, वो क्या करेगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन नहीं करने देगा, एंड फिर ऑस्मोटिक प्रेशर जब मेंटेन नहीं होगा तब जाके पूरा सेल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको डिटेक्ट करने के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट Coombs टेस्ट कर लिए हमने। ओके, एंड अब थर्ड मैकेनिज्म पे आ जाता है जो है व्हेन IgG एंटीबॉडी कोट अ ब्लड सेल एंड आर बाउंड टू C3b। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से बेसिकली सब मैकेनिज्म है, बट अलग अलग प्रोटीन से जो होता है उसके हिसाब से मैकेनिज्म डिवाइडेड हो गए। ओके, तो C3b के साथ बाउंड अगर है IgG एंटीबॉडी, तो फिर थर्ड मैकेनिज्म ऐसे फॉलो होगा। वी वुड से दैट द सेल इज बीन ऑप्सोनाइज्ड। अब ऑप्सोनाइज्ड टर्म क्या होता है वो आगे देखते हैं। विच मीन्स इट्स टारगेटेड फैगोसाइटोसिस विच इज़ वेयर दे गेट एनगल्फ एंड डिस्ट्रॉयड बाय फैगोसाइट्स लाइक माइक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिला। ऑप्सोनेशन का मतलब क्या होता है कि वो फैगोसाइटोसिस होने वाला होता है एंड टारगेटेड एंड एनगल्फ, मतलब वो मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स उसको टारगेट कर देते हैं एंड फिर डिस्ट्रॉय करके एनगल्फ कर जाते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज फैगोसाइटोसिस या सेल ईटिंग। वंस ऑप्सोनाइज्ड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एंड द सेल is attached to and to encounter a phagocyte in the body's blood filtration organ, the spleen। एक बार एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एंड द सेल इट्स अटैच टू एनकाउंटर अ फैगोसाइट, तो वो एनकाउंटर कर लिया, मतलब फैगोसाइट को ढूंढ लिया एंड देन बॉडीज स्प्लीन में चले जाते हैं, ठीक है। एंड द फैगोसाइट्स टारगेट सेल बाय बाइंडिंग टू द FC टेल ऑफ द एंटीबॉडी और द C3 बाउंड टू द IgG, देन एंगल्फ एंड डिस्ट्रॉय द सेल। अब ये स्टेप समझना बहुत ज़रूरी है कि फैगोसाइट्स टारगेट सेल बाय बाइंडिंग टू द FC टेल। अब FC टेल कहाँ होगी? एंटीबॉडी पे होगी। ओके, और एंटीबॉडी या फिर C3b बाउंड टू एंटीजन। अब C3b बाउंड है, IgG हमने ऊपर ही देख लिया। ओके, तो वो बाउंड है, तो वो टारगेट सेल जो फैगोसाइट्स है वो टारगेट सेल के साथ बाउंड करके और IgG एंटीबॉडीज़ के साथ बाउंड करके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगा और स्प्लीन में जाएगा, ठीक है। एंड वो स्प्लीन में जाके क्या होगा कि फिर जो फैगोसाइट्स होंगे वो एनगल्फ कर जाएंगे एंड डिस्ट्रॉयज द सेल। ओके, एंड फोर्थ एंड लास्ट मैकेनिज्म है कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, या फिर बोल सकते हैं ADCC। इसमें क्या होता है कि इन दिस केस कि द बाउंड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स गेट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय इम्यून सेल्स कॉल्ड एज नेचुरल किलर सेल्स। ओके, एंड दैट आर ऑल्सो नोन एज CD8 cells, T cells। दे रिकॉग्नाइज द FC टेल ऑफ द एंटीबॉडी एंड रिलीजेज टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स, ठीक है। वो पहले से ही पहचान लेते हैं और फिर टॉक्सिन रिलीज करते हैं। दिस ग्रेन्यूल्स कंटेन परफोरिन्स which is just like the membrane attack complex or MAC forms pores in the cell। they secrete the granzymes and the granulolysin। ये granzymes क्या होता है कि एंजाइम्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करेंगे या फिर सेल एंजाइम्स को इनएक्टिव करेंगे, एंड दैट विल कॉज सेल डेथ। एपोप्टोसिस वो एपोप्टोटिक मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, सो सराउंडिंग इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। देयर आर नॉन साइटोटॉक्सिक टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटीज एज वेल। अब
हमने अभी तक देखा कि सारा जो हो रहा था साइटोटॉक्सिक, मतलब बेसिकली साइटोटॉक्सिसिटी में क्या हो रहा है कि वो सेल एनगल्फ कर रहा है एंड मार रहा है। पहले में हमने कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम देखा, फिर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स देखा, फिर आईजी बाउंड एंटीबॉडीज़ विद द C3b, एंड अभी देखा कि ADCC एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। तो अब एक और मैकेनिज्म है कि नॉन साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी भी होती है। तो वेर इट इज़ जस्ट सॉर्ट ऑफ डिसरप्ट फंक्शन कॉल्ड द एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर डिसफंक्शन, मतलब ऐसे ही सॉर्ट ऑफ डिसरप्शन हो जाता है फंक्शन में, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर डिसफंक्शन। समटाइम्स इसमें होता क्या बेसिकली, समटाइम्स व्हेन द एंटीबॉडी बाइंड्स टू इट्स एंटीजन इट्स जस्ट सॉर्ट ऑफ गेट्स इन द वे, मतलब बीच में आ जाता है बस, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को फॉर्म नहीं होने देते। व्हेन दिस हैपेंस इट कैन चेंज द वे द सेल इज सपोज टू द फंक्शन। ओके, तो उसका पहला एग्जांपल मायस्थेनिया ग्रेविस। अब मायस्थेनिया ग्रेविस में होता क्या कि वेर एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर द ACH या फिर एसिटाकोलिन रिसेप्टर इन द मसल सिंपली ब्लॉक्स द बाइंडिंग ऑफ ACH। अभी इसमें कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है, receptor in the muscle simply blocks the binding of ACH, okay, which causes the muscle not to be stimulated progressively and weaken over the time, मतलब वो रिलैक्स होने नहीं देगा, तो फिर वो वही कंडीशंस में रहेगा, तो उस दैट विल कॉज मायस्थेनिया ग्रेविस। ओके, एंड सेकंड एग्जांपल है ग्रेव्स डिसीज। इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज टारगेट द रिसेप्टर दैट स्टिमुलेट द थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, बट इन द केस दे नॉट ओनली गेट इन द वे, दे एक्चुअली एक्टिवेट द रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये रिसेप्ट इसमें क्या होता है कि वेम अटकाते ही नहीं है, वो एक्चुअली एक्टिवेट कर देते हैं, ज़्यादा ही एक्टिवेट कर देते हैं जो होते हैं ना सेल्स वो। तो दैट विल कॉज द ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन और ऑल्सो नोज इन द कंडीशन ऑफ द हाइपर थायरॉइडिज्म, ठीक है। तो बस इतना था। तो एक बार ढंग से बस रिवाइज कर लेना कि 4 साइटोटॉक्सिक मैकेनिज्म होते हैं इसके बेसिकली, एंड एक नॉन साइटोटॉक्सिक मैकेनिज्म होता है जिसमें बस अटका देते हैं। उनके मेन 2 एग्जांपल है मायस्थेनिया ग्रेविस एंड ग्रेव्स डिजीज़। ओके, एंड साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी भी नाम होता है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का, ठीक है। एंड कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम मेम्ब्रेनेटेड कॉम्प्लेक्स, फिर IgG बाउंड C3b प्रोटीन के साथ, एंड ADCC दैट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। ओके, सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कोई भी डाउट हो ना तो यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। थैंक यू।